गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका लेसन नंबर 3 फिजिक्स का ग्रेविटेशन जो लेसन है उसके बारे में आपने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है मीन 7th और 8th है उसमें हल्का हल्का पढ़ा हुआ भी कि ग्रेविटेशन क्या होता है। न्यूटन ने ये ला दिया था। न्यूटन के बारे में आपको पता भी है कैसे एक बार वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो एक एप्पल ऊपर से नीचे जब आके गिरा तो उसने इस लास्ट की डिस्कवरी उस भी यहाँ पे की थी। तो उसी में ना ग्रेविटेशन का मीनिंग आता है, या यूं कह सकते हो कि आप लोग पढ़ोगे ग्रेविटेशन कुछ उससे ही मिलता जुलता है कि अर्थ जो होती है ना वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। अर्थ के अंदर क्या होती है, ग्रेविटी होती है, उस वजह से वह क्या करती है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचती है। ऐसा आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ रखा है। 9th में हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले तो बात आती है ग्रेविटेशन की कि ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ का वह क्या करना, पुल करना अपनी ओर एवरी पार्टिकल को ड्यू टू इट्स ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशन। मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है, एवरी ऑब्जेक्ट जो इस अर्थ के ऊपर है या अर्थ से थोड़ा ऊपर है या अर्थ के ऊपर भी है, दोनों वर्ड बोले मैंने, अर्थ के ऊपर मतलब एक तो अर्थ उस पर रखा ऑब्जेक्ट, एक अर्थ से ऊपर रखा ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है ऊपर वाला नीचे आता है इसकी पुल की वजह से, और यहां जो रखा होता है अर्थ पे वो ऊपर नहीं जाता है। किस वजह से, अर्थ क्या करती है, एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। उस वजह से आप लोग पता है हम इजिली स्टेबल है अर्थ पर, हम चल पाते हैं अर्थ के ऊपर। बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है बेटा अपनी लाइफ की जो सारी जो है ग्रेविटेशनल पुल पर बहुत डिपेंड करती है। आप लोगों ने सुना अभी है कि जो ग्रेविटेशनल जो पुल है या ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो मून पर अर्थ का 1/6 होता है। तो वहां और यहां चलना उठना बैठना डिफरेंट होता है। तो वो जो ग्रेविटेशन है उसके बारे में तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। आपके लेसन में आता है पहला टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल का मतलब इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो लॉ है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, उसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये क्योंकि लॉ किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, सो इट आल्सो कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ दीजिए आप लोग, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बोथ आर सेम। लिखा मैंने इसलिए कि ये आ जाए तो कभी आप ना डाउट में ना रह जाओ कि क्या पूछा गया है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जिसके बारे में अभी मैं बात भी कर रहा था कि इस अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर को बनाने वाले जितने भी पार्टिकल होते हैं, मैटर क्या होता है ये आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री के लेसन नंबर 1 में पढ़ा है अच्छे से। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल है प्रेजेंट वह क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी पार्टिकल्स विद ए फोर्स। जितने भी पार्टिकल मैटर को बनाने वाले होते हैं वो अर्थ के द्वारा क्या किए जाते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं एक फोर्स से। एक ऐसा इनविजिबल फोर्स होता है जो हमें दिखता नहीं है, उस फोर्स से वो क्या करता है, प्रत्येक पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। विच, वह जो फोर्स है विच वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द टू पार्टिकल्स। जो फोर्स है वह डायरेक्टली, आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लगा लीजिए, यदि आप लोगों को प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला सिंबल बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। जो दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों पार्टिकल के मास के प्रोडक्ट के। ओके, पहले का मास, दूसरे का मास, दोनों का जो मास होता है और दोनों के मास को मल्टीप्लाई कर दें तो जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? फोर्स। मतलब दोनों का मास मल्टीप्लाई कर दें तो वह क्या आ जाएगा? हमारे पास फोर्स आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं। एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए r है। पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो जो फोर्स है वो तो इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी ओर यदि फोर्स की बात की जाए किस बिहाफ पे? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बिहाफ पे, मींस रेडियस, तो वह क्या होती है? इनवर्सली। इसी सिंबल को ही इनवर्सली बोला जाता है, इसी को ही डायरेक्टली बोला जाता है। अगली वाले टर्म 1 के अपॉन में होता है तब इसको पढ़ते हैं इनवर्सली, यदि वो 1 के अपॉन में ना हो तो पढ़ते हैं डायरेक्टली। तो जो फोर्स होता है वह इनवर्सली होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा ये वर्ड जो है ध्यान से देखो एक बार, सेम सिंबल दोनों जगह मैंने बनाया हुआ है। यहां इसको मैं डायरेक्टली पढ़ रहा हूं, यहां मैं इसको इनवर्सली पढ़ रहा हूं, क्योंकि अगली जो टर्म है, अगली जो क्वांटिटी है वो 1 के अपॉन में हो तो इनवर्सली पढ़ो, और यदि 1 ना हो ऊपर तो डायरेक्टली पढ़ो। तो कुल मिला के फोर्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब इन दोनों को कर देते हैं कंबाइन, तो जो F है वो आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इक्वेशन सेकंड बना लीजिए, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो F क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी हटानी है, और जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी हटानी होती है तो हम एप्रोप्रिएट वहां पर जो टर्म्स होती है जो पढ़ रहे हैं वो लगाते हैं। मींस F इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन में r स्क्वायर। बेटा छोटी जी जो लिखी जाती है वो तो ग्रेविटी होती है, और जो बड़ा जो जी होता है वह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो कुल मिला के फोर्स निकालने का फार्मूला हमारे पास ये आ गया, G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब जी की वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10 की पावर 11, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है बेटा। इसको हम यहां प्रूव कर लेते हैं। मास किलोग्राम में, मास किलोग्राम में तो क्या हो गया? किलोग्राम का स्क्वायर। रेडियस होती है मीटर में तो मीटर का स्क्वायर। तो मतलब F निकालोगे तो उसको आप क्या लिखोगे? न्यूटन किलोग्राम का स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। इसकी क्या बन जाएगी? SI यूनिट बन जाएगी। क्लियर? ये आपको एज इट इज ये वाला यूं का यूं फिर नोटबुक में लिख लेना है। क्लियर? ओके।